आजम खान के बाद अब बात कर लेते हैं फास्ट बॉलर समीन गुल की। समीन गुल सेकंड 11 नेशनल टी20 कप के तीसरे कामयाब बॉलर है। समीन गुल ने सेकंड 11 नेशनल टी20 कप में 5 मैचों में 8 विकेटें अपने नाम की, मगर वकास मकसूद और कामरान अफजल बेहतर औसत से 8 विकेटें लेने के बाद भी नज़रअंदाज हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर जिनमें खुर्रम मंजूर, कामरान गुलाम, वकास मकसूद और तैयब ताहिर शामिल हैं, उनको कब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर तलब किया जाएगा। और न सिर्फ टॉप परफॉर्मर्स बल्कि कारकर्दगी और तकनीकी ख़राबियों के बायस टीम से ड्रॉप होने वाले सीनियर और बासलाहियत खिलाड़ी असद शफीक, यासिर शाह, हारिस सोहेल, मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कब याद आएंगे। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और चलेंगे अमरीकी रियासत टेक्सास, जहां हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए 6 टेस्ट और 8 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले, वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले फास्ट बॉलर जलालुद्दीन, जिन्होंने 20 सितंबर 1982 को नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे मैच में हैट्रिक करके एक ऐसा एजाज़ हासिल किया जो हमेशा उनके नाम से ही मंसूब रहेगा, यानी वनडे क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पहले बॉलर होने का एजाज़। इस कारनामे को अंजाम दिए हुए जलालुद्दीन को 39 बरस होने को हैं, लेकिन आज भी वो क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में हमेशा वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले बॉलर की हैसियत से याद रखे जाएंगे। टेक्सास से हमारे साथ मौजूद हैं जलालुद्दीन साहब, जो कि अमरीकी जो साउथ वेस्ट टीम है उसके सेलेक्टर के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। खुशामदीद कहेंगे जलालुद्दीन साहब आपको। और अमेरिका में जो आप क्रिकेट के हवाले से काम कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो कुछ चीज़ें इस वक्त हमने यहाँ पर बयान की कि ऐसा लग रहा है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नाम तब्दील हुआ, डोमेस्टिक क्रिकेट के जो कोच एकेडमी के डायरेक्टर मुदस्सिर नज़र थे और हारून रशीद साहब थे, उनकी पोस्ट को एक कर दिया गया, लेकिन काम वही हो रहा है जो इससे पहले हुआ करता था, यानी पसंद नापसंद पर फैसले। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मोइन खान साहब के फर्जंद आज़म खान। थैंक यू याया हुसैनी। और जैसा आपने बताया कि जो प्लेयरों के बारे में, तो मैं तो यही कहूँगा कि जाहिर है कि अभी कोई तब्दीली तो आई नहीं है सच, बल्कि ख़राबी इस सेंस में हुई है कि माँ सिवाय 6 टीमों के बाकी क्रिकेट को रोक दिया गया, जो कि एक अजूबा ही कहूँगा कि किसी दुनिया में ऐसा नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट क्रिकेट वो होती है जो आपकी ग्रास रूट्स क्रिकेट है, उससे आपके टॉप क्लास प्लेयर डेवलप होते हैं आगे चल के। तो जहाँ तक रही सिलेक्शन की बात, तो उसका तो मैं क्लियरली ये कह सकता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है पाकिस्तान टीम की, उसको आप ऐसा समझ लें कि एक उलझा हुआ धागा होता है ना, जब वो उलझ जाए तो उसका सिरा ढूंढना होता है। तो इस वक्त इन्होंने इतना अजीब व गरीब किस्म की विदाउट सिलेक्शन पॉलिसी, विदाउट क्राइटेरिया इतने सारे प्लेयरों को एक जगह जमा कर दिया है। अब उन्हें सिरा नहीं मिल रहा कि हम किस तरह इस धागे को सुलझाएं। तो कभी वो पसंद नापसंद बुला रहे होते हैं, कभी परफॉर्मेंस का बहाना, कभी डोमेस्टिक क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ कंपेयर करने लगते हैं। सपोज असद शफीक को ड्रॉप किया गया, वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने वहाँ पे इतना कुछ परफॉर्म किया हुआ है, आप किसी डोमेस्टिक से उसको थोड़ी रिलेट करोगे। तो ये सारी खराबियाँ इस वजह से हो रही हैं कि इतने सारे जो इन्होंने कभी यंगस्टर को, कभी फिर वही पुराने प्लेयर आ जाते हैं, तो एक धागे को इतना उलझा दिया, अब इनसे सिरा नहीं मिल रहा इनको। तो ये अब इस चीज़ को सही नहीं कर सकेंगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कभी किसी को पिक एंड चूज पे ले लेंगे टीम में, वो परफॉर्म करेगा फिर नहीं करेगा, तो पहले खिलाते हो फिर उसको देखते हैं। तो अभी तक इतनी विजडम नहीं है कि आप अपनी विजडम से ये जज कर सके कि ये फ्यूचर में किस लेवल का प्लेयर है और कब परफॉर्म करेगा। और किसी को आप बहुत ज़्यादा चांस दे देते हैं और किसी को बहुत कम दे देते हैं। तो एक पूरा एक समझ लें कि जिसे हम ये कह सकते हैं खिचड़ी पक गई है, अब इसको उनसे सुलझाना इनको मुश्किल हो रहा है। आप अजूबे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं सिलेक्शन के मामलात पर जलालुद्दीन साहब, लेकिन जो चीज़ें इस वक्त मंजर आम पर हैं, जो चीज़ें इस वक्त सामने दिखाई दे रही हैं, वो समझ से बाहर हैं। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का मतलब ये है कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उन परफॉर्मर को बुलाया जाए, उनकी तकनीक पर काम किया जाए, जिनको हम आगे धक्का दे रहे होंगे कि वो अब पाकिस्तान टीम के लिए खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये चीज़ हमें दिखाई दे नहीं रही। सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक टीम के साथ जिम्बाब्वे में मौजूद हैं। एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले आज़म खान के ऊपर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है। और वो जो 1 अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगा रहा है अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पर,
वहाँ जो उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी हैं वो घरों में बैठे हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब जो आप बात कर रहे हैं वही मैं भी इसी बात को सेकंड कर रहा हूँ कि कोई देखें दो तरह से होता है। एक तो पॉलिसी होती है सिलेक्शन, जिसके तहत आप चीज़ों को मेंटेन करते हैं कि हम किस लेवल पे किस प्लेयर को कहाँ लेके जाएंगे, और फिर क्राइटेरिया बेस होता है कि सिलेक्शन में जो अपकमिंग प्लेयर हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर परफॉर्मर होते हैं, उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। और जो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे अभी हमने शान मसूद को देखा, असद शफी को देखा, और भी बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ, कि उनको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया या ड्रॉप करने का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, दोनों को एक दूसरे से मिला नहीं सकते। तो बेसिक बात यही है, जिसमें जो खराबी आप बता रहे हैं, उस खराबी की बेसिक वजह यह है जो लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, जो टीम मैनेजमेंट के साथ हैं, वो इस काम करने की उस सलाहियत से महरूम है जो कि एक दुनिया में एक प्रॉपर तरीके से की जाती है, जिसमें सिलेक्शन पॉलिसी और क्राइटेरिया को रख के चीज़ों को किया जाता है, जो कि हम टोटली मिसिंग देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे नए प्लेयर खेल लेते हैं, फिर बहुत सारे हट जाते हैं, फिर दूसरे पुराने प्लेयर दोबारा आ जाते हैं। अभी आप T20 वर्ल्ड कप में देखिएगा जो होने जा रहा है आगे, उसमें फिर आप देखिएगा कि पुराने प्लेयरों की आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, और फिर आप नए प्लेयरों को लेके भी घूम रहे हैं अभी। और अल्टीमेटली जैसे पहले हम इस तरह के बड़े इवेंट में देख चुके हैं, आखिर तक कोई फैसला नहीं हो पाता, और अब भी इसमें भी यही लग रहा है कि कोई फैसला हो नहीं पाया कि आप कौन से प्लेयरों को इस वर्ल्ड कप T20 में खिलाएंगे। अच्छा जलालुद्दीन साहब, एक जनरल परसेप्शन ये लोग ये बात करते हैं कि बिला वजह आप लोग तनकीद करते हैं, बिला वजह आप लोग सवाल उठाते हैं, ना कोई आपकी गुफ्तगू में सर है ना पैर है, क्योंकि उनका कहना यह है कि भाई रिजल्ट तो कामयाबी की शक्ल में हम देख रहे हैं। हमने जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज़ में हराया, हमने जनूबी अफ्रीका को T20 सीरीज़ में हराया, हमने जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में जाकर वनडे सीरीज़ में हराया, हमने जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में जाकर T20 सीरीज़ में हराया, हमने जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में जाकर T20 सीरीज़ में हराया, हमने जिम्बाब्वे को पहले टेस्ट मैच में हरा दिया। तो फिर सिलेक्शन तो ठीक हो रही है, फिर ये सवालात आप क्यों उठा रहे हैं? जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। देखिए, पहली चीज़ तो डेफिनेटली यही होती है कि अगर टीम के हवाले से आप बात करें तो टीम परफॉर्म करती है तो बहुत सी चीज़ें छुप जाती हैं, मगर हम खाली इस परफॉर्मेंस को लेके बाकी चीज़ों को छोड़ दें, ऐसे नहीं हो सकता। डिस्कशन तो हमेशा जब आप जीतते हैं तब भी आप अपनी खराबियों को उसमें से ढूंढ के निकाल के आगे अच्छे होने की कोशिश करते हैं, और जब आप हार रहे होते हैं तब भी आप कर रहे होते हैं। तो इस फेज़ में जो टीम जीत रही है, आपको ये एनालाइज करना है ये किस बेसिस पे जीती है। क्या हम एज ए टीम जीत रहे हैं या हम एक इंडिविजुअल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से जीत रहे हैं, जो कि हर वक्त कायम नहीं रह सकती। हमें ऐसा स्ट्रक्चर बना के टीम का भी, जिसमें उसकी वैल्यू सेट हो, उनके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट हो, उसकी बेस पे अगर हम जीत रहे हैं तब तो आप ये कह सकते हैं क्रिकेट हमारी इंप्रूव हो गई। परफॉर्मेंस ज़रूर इंप्रूव हुई है इस फेज़ में, जो कि हम अगर कंपैरिजन देखें तो कम से कम हम ज़्यादातर उन टीमों से खेलें या होम सीरीज़ में उनसे खेलें जो कंपैरेटिवली वीक टीम है। अभी आप अगर ये कहते हो कि हमें टॉप टीमों में जाना है, तो ये परफॉर्मेंस उसका रिफ्लेक्शन नहीं है। जब आप इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को या न्यूजीलैंड को हराना शुरू करेंगे, तब ये बात आपकी जस्टिफाइबल हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या टीम मैनेजमेंट की, कि देखिए हम तो जीत रहे हैं। जीत ज़रूर रहे इस फेज़ में, पहले भी हम जीतते रहे, मगर फिर हमारा नोज डाउन हो जाता है। अभी फ़िलहाल हम इस फेज़ में अच्छा कर रहे हैं, और वो कर यूँ रहा है कि हम एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे हमने फ़खर ज़मान को देखा कि आए उन्होंने एकदम से कोई ऐसी चीज़ कर दी जो पहले वो नहीं करते थे, या इस बार हमने देखा है कि बाबर आजम और रिजवान की बेस पे हम खेल रहे हैं, या शाहिन आफरीदी हमारे को एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मगर जब कभी मिडिल ऑर्डर पे लोड आता है तो वो फेल हो जाता है। कभी हम देखते हैं कि बॉलिंग पिटने लगती है। तो एक चीज़ अच्छी ज़रूर है कि इस फेज़ में हम जीत रहे हैं, और ये उनकी परफॉर्मेंस में आएगा, हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। मगर हम तो बात कर रहे हैं जनरल ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट की स्ट्रक्चर की, उसकी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उसमें से जो प्लेयर डेवलप हो रहे हैं, वो क्या हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर डेवलप कर रहे हैं। मुझे कोई नया प्लेयर बता दें इस पूरे दौर में, जब से 2 साल से ये मैनेजमेंट आई हुई है, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि टीम में आके एस्टैब्लिश हो गया हो, आप मुझे बता दें तो मैं समझो। वही एक परफॉर्मेंस, फिर टीम परफॉर्मेंस खराब, फिर बाहर हो गया, फिर दूसरा आ गया, फिर पुराने प्लेयर आ गए। तो जो मैंने कहा ना, ये धागा ऐसा इन्होंने उलझा लिया है, कभी इन्हें सिरा नहीं मिल रहा है, इसको संभाल नहीं सकते। जलालुद्दीन साहब, अगर हम शर्जील खान की बात करते हैं, जो कि अपने 5 साल की जो पाबंदी थी, जिसमें से 2.5 साल सस्पेंडेड थे, गुजारने के बाद एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए हैं,
और 2 उन्होंने T20 खेले इस दौरानिए में, लेकिन कोई कारकर्दगी पेश नहीं कर सके। आपको कुछ अलग मूड में दिखाई दिया वाइट बॉल क्रिकेट में फ़खर जमान, जिस तरह पिछले साल मोहम्मद हफीज़ ने रन्स किए थे। आपकी वाइट बॉल क्रिकेट में बल्लेबाजी का बोझ इस वक्त रिजवान एंड बाबर आजम के कंधों पर है। लेकिन जो हम ये T20 क्रिकेट में बात कर रहे हैं कि मोइन खान साहब के फर्जंद आज़म खान तो आए ही आए T20 क्रिकेट में, वो इस टीम की ज़रूरत है। 2 सीज़न वो खेल चुके हैं, 150 उन्होंने किया है। आपको लगता है कि इस तरह अगर पाकिस्तान क्रिकेट में एक फर्स्ट क्लास की बुनियाद पर आप खिलाड़ियों को मौका देने लगेंगे, सिर्फ ये कहकर जी ये पावर हिटर हैं, तो ये दुरुस्त समझते हैं आपकी? देखिए, अभी आप पहले आप शर्जील खान को ही ले लें कि जब उनको इस दफ़ा सेलेक्ट किया गया पाकिस्तान टीम में तो यही प्ली ली गई, बहुत सी चीज़ों को रिलैक्स किया गया। सपोज फिटनेस की बात आई तो सभी ने कहा जी वो तो मैच विनर हैं और वो तो हमें तो ऐसा चाहिए जो मैच जिता सके। फिटनेस ठीक है, होती है, मगर इस केस में हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो सही हो जाएंगे या वो 4 दिन की क्रिकेट खेलते रहें। तो अब अगर उन्होंने ये कहा था तो अब आप देखेंगे रिजल्ट क्या है, कि वो परफॉर्म भी नहीं कर सके और उनको पूरी तरह चांस भी नहीं दिया गया। तो अपनी बात से पलट जाना, तो इसका मतलब उनमें वो विजडम ही नहीं है कि किसी को वो ये समझ सके कि भाई ये प्लेयर किस लेवल का है और कहाँ तक जाएगा। और हर वक्त ट्राई एंड टेस्ट चल रहा है। इसी में हो सकता है कि वो जो है आजम खान, उनको भी इसी बेस पे ट्राई एंड टेस्ट कर लिया। अगर चल गए तो भाई वाह वाह, नहीं चली तो कोई बात नहीं। तो क्राइटेरिया जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि एक फर्स्ट क्लास मैच पे किसी को ले आना या ना लाना, या जो ताबिश खान की बात देख लें जिसने इतनी सारी परफॉर्मेंस की, उसको खिलाना नहीं, या फवाद आलम का केस देख लें, 10 साल उन्होंने सफ़र किया, अब आए तो उन्होंने हर एक सेलेक्टर और पिछले लोगों के मुंह पे चाटे मार रहे हैं कि भाई देखो मैं ये था, आप मुझे ये कह रहे थे, मैंने ये परफॉर्म किया। तो उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है। जो लोग ये फैसले कर रहे हैं, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो, चाहे वो सिलेक्शन हो या बोर्ड में हो, जिन लोगों को लाया जा रहा है वो ये फैसले नहीं कर पा रहे हैं उनके, जो हम कह सके प्रोएक्टिव। रिएक्टिव अप्रोच है, जब कुछ हो जाता है तो कहने लगते हैं हम देखो हम जीत रहे हैं भाई। तो क्या आप पहले से हमें बता सकते हैं कि आप कौन सी सीरीज जीतेंगे? क्यों? अपनी स्ट्रेंथ को देख के, दूसरों को देख के। तो वो जो प्रोएक्टिव अप्रोच है वो है नहीं। वो इसलिए नहीं है कि जो जिसको रोल दिया गया है वो उसके लिए उसकी वो काबिलियत नहीं है। सिर्फ पिक एंड चूज, जैसे आपने कहा पसंद ना पसंद, वो वही चीज़ चल रही है और उसी में सिलेक्शन में भी चल रहा है, चाहे वो आजम खान हो या दूसरे लोग हो, सबको अपनी पसंद से खिलाया जा रहा है। और अगर वो कर देते तो भाई वाह वाह, देखो हमने तो कर लिया था, नहीं करते तो कह लें हम दूसरे को ट्राई करेंगे। तो ये वाली अप्रोच जो कि विदाउट ग्राउंड्स, विदाउट बेसिस सिलेक्शन है या और भी अपॉइंटमेंट है जिसके पीछे क्राइटेरिया नहीं है, तो कभी भी वो एक लॉन्ग रन पे आपको प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। हमें बार बार ये कहा गया था कि जो नया स्ट्रक्चर आया इससे हम क्वालिटी प्लेयर डेवलप करेंगे, हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी बाय एटीट्यूड, बाय परफॉर्मेंस। हाँ, परफॉर्मेंस आप फिलहाल कह सकते हैं अच्छी, अगर ये सस्टेन कर लें इस परफॉर्मेंस को बहुत देता और हम क्वालिटी प्लेयर डेवलप करके सामने दुनिया के ले आएँ लाइक बाबर आजम, तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ भाई ये सिस्टम इनका कामयाब हो गया। और जलालुद्दीन साहब ये भी बता दीजिएगा मुझे कि शान मसूद को आपने टीम से ड्रॉप किया और वो तरबियत लेने के लिए जनूबी अफ्रीका चले गए गैरी कर्स्टन के पास, और जब मीडिया में इस चीज़ का शोर मचा, मीडिया में जब इस बात का चर्चा हुआ, तो अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनको बुला लिया गया है, ये क्या है? देखिए, इसमें सिंपल इज दैट कि उन्हें ट्रस्ट नहीं है अपनी इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर, जब भी तो वहाँ गए कि गैरी कर्स्टन का तो एक नाम है दुनिया में, तो वो ये समझते थे कि शायद मैं वहाँ पे जाके बेहतर ट्रेनिंग लूँगा और बेहतर मुझे आइडियाज़ या बेहतर उनकी डेवलपमेंट होगी, तो उन्होंने इसको इग्नोर किया। अब ये तो बाय फोर्स शायद बुलाए गए होंगे, जो आप कह रहे हैं कि बुला लिया गया है, तो इससे आप खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं अपनी हाई परफॉर्मेंस सेंटर को। क्योंकि देखें, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो कोचेस अपॉइंट किए गए वो ज़रूर बड़े प्लेयर हैं, मगर डेवलपमेंट में आपको एक क्वालिफाइड होना, अपना बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइंस को समझना और अपने एक्सपीरियंस, जो कोचिंग का एक्सपीरियंस है। देखिए, 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि क्रिकेट खेलना एक अलग स्किल है, कोचिंग करना एक बिल्कुल अलग स्किल को जिसको सीखना पड़ता है। दुनिया से आप सबक सीखें ना, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। तो खाली हाँ, बड़े प्लेयरों को एज ए आप मेंटोर और एज ए टीम के साथ अटैच कर सकते हैं जिन्होंने क्रिकेट बहुत सारी खेली हुई है। वो डेवलपमेंट में जब तक ट्रेनिंग लेके उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे जो दुनिया में लेवल है अच्छे कोचेस का डेवलपमेंट के पॉइंट से। देखिए, 2 कोचेस होते हैं, एक परफॉर्मेंस कोच जो टीम के साथ होता है, जो एकेडमीज वगैरह में काम कर रहा था वो डेवलपमेंट कोच होता है। तो हमारे पास जो इस वक्त
ज़्यादातर कोचेज लगे वो नाम तो उनके बड़े हैं मगर वो दे आर नॉट ट्रेन एंड क्वालिफाइड कोचेज, तो उनको ना तो बायोमैकेनिक्स रिलेटेड परफॉर्मेंस का आइडिया है, ना उन्होंने इसमें कोचिंग में कोई एक्सपीरियंस हासिल किया, तो वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो अल्टीमेटली जो शान मसूद शायद गए वो इसी चीज़ को देख के वहाँ गए थे, क्योंकि गैरी क्रिस्टन का एक दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और वहाँ पे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं काम कर सकता जिसने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली हुई। तो ये एक सेटबैक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, एक उनके आईना दिखाने वाली बात है कि एक आपका मेन प्लेयर जो आपका कॉन्ट्रैक्टेड है वो कहीं और जाके सीख रहा है और आपका जो इतना बड़ा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें उसने उसको अहमियत नहीं दी, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमरीकी रियासत टेक्सास से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के काम करने के मामलात पर सवालात उठा रहे थे, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे।